अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो आप लोग? जी बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आपका सेकंड लेक्चर जो मेरे साथ था आज वो स्टार्ट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसन मी? जी, मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी पेन एंड इट्स मैनेजमेंट। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को उस स्लाइड तक लेके जा रही हूँ जो मैं जहाँ से मैंने डिस्कनेक्ट किया था, हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो है पहले तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव बताएं कि आज हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने पेन की डेफिनेशन आपको बताई है कि पेन क्या होती है। जी, ये सारी पेन की डेफिनेशन है, इसकी मैंने क्लैरिफिकेशन करवाई कि पेन की डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके बाद में फिजियोलॉजी ऑफ पेन आपको बता रही थी। फिजियोलॉजी ऑफ पेन में मैंने बताया था कि नोसिसेप्शन क्या होते हैं। अब जो है नोसिसेप्शन में जो है ट्रांसडक्शन। अब नोसिसेप्शन में मैंने बताया था आपको कि ये रिसेप्टर्स होते हैं कि पेन रिसेप्टर्स के कैसे पेन रिसीव होती है। ये मैंने आपको 3 बताया था, जिसमें मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल। ठीक है, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि जो कौन से हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं और वो हार्मोन्स जो हैं किस तरह से पेन जो है उसको बनाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है मैंने आप लोगों को ट्रांसमिशन, एक तो जो है पेन को प्रोड्यूस किया था ना, पेन को बनाया था ट्रांसडक्शन में। तो अब जो है ट्रांसमिशन, उसमें कुछ हार्मोन से जो रिलीज होंगे और वो ट्रांसमिट करेंगे पेन को ब्रेन की तरफ। अब ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कौन से हार्मोन से जो है पेन को प्रोड्यूस करते हैं और कौन से हार्मोन से जो पेन को जो है ट्रांसमिशन करते हैं पेन की। अब परसेप्शन ऑफ पेन जो है यहाँ से हमने स्टार्ट करना था कि सबसे पहले तो हमने जो है वो पढ़ा है कि पेन जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, पेन प्रोड्यूस कैसे होती है उसमें जो है हमने ट्रांसडक्शन पढ़ा। अब ट्रांसडक्शन के बाद जो है ट्रांसमिशन पढ़ा। अब ट्रांसमिशन के बाद जो है ट्रांसडक्शन में पेन कैसे जो है प्रोड्यूस हुई और ट्रांसमिशन में ट्रांसमिट कैसे हुई। अब जब ट्रांसमिट हुई है तो परसेप्शन ऑफ पेन कैसे होगी। ठीक है, अब परसेप्शन ऑफ पेन इज द एंड रिजल्ट ऑफ द न्यूरोनल एक्टिविटी ऑफ द पेन ट्रांसमिशन। अब पहले ट्रांसडक्शन था और फिर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जब जैसे ही पेन जो है वो ट्रांसमिट हुई तो उसमें परसेप्शन ऑफ पेन इज द एंड रिजल्ट ऑफ न्यूरोनल जो है न्यूरॉन जो है उसमें जो ट्रांसमिशन हुई, ये एंड रिजल्ट है उसका। तो फिर फौरन जैसे ट्रांसमिशन हुई तो परसीविंग हो जाती है पेन की। When the painful stimuli are transmitted to the brain stem and thalamus, multiple cortical areas are activated and responses are elicited. It gives the behavioral shape and intensity of the pain. अब जैसे ही पेन ट्रांसमिट हुई, और ये पेन कहाँ पर ट्रांस हुई, ब्रेन स्टेम और हाइपोथैलेमस में। जैसे ही पेन जो है प्रोड्यूस हुई फिर उसकी ट्रांसमिशन हुई। अब जैसे ही परसीव की ब्रेन स्टेम और थैलेमस ने, तो उसका मल्टीपल कॉर्टिकल एरियाज आर एक्टिवेटेड, और कॉर्टिकल एरियाज जो है उसका एक्टिवेट हुआ एंड रिस्पॉन्सेस आर इलिसिएटेड। तो उसमें जो है इंसान के रिस्पॉन्स होना नजर आ गया, और वो जो है रिस्पॉन्सेस, फीलिंग्स जिसको कह लें कि साइन सिम्टम जो है वो अपीयर हो जाते हैं। ओके अक्सा नजीर, आपका मुझे मैसेज मिल गया।
इट गिव द बिहेवियर शेप एंड इंटेंसिटी ऑफ पेन। अब ये पेन जैसे ही परसीव कहाँ से हुई, ये जो है ब्रेन और स्टेम में, और कहाँ से, स्पाइन से होते हुए जो हमारे नर्व्स एंडिंग है वहां से मैसेज लेके पेन का आते हुए स्पाइनल हॉर्न से होते हुए, स्पाइन से होते हुए ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम में जब पहुंचे तो हमें जो पेन परसीव हो गए। ठीक है, जैसे ही पेन परसीव हुई तो रिस्पॉन्सेज ऑफ द बिहेवियर चेंज हो गए, बिहेवियरल शेप एंड इंटेंसिटी ऑफ द पेन, जिसको जो है वो फेशियल इंप्रेशन और उसके बिहेवियर से पता चल जाता है कि किसी को पेन हो रही है। These area are the reticular system. This is autonomic and motor response to the pain. For example, automatically removing and hand when it touch a hot susception और इंजरी। इसमें उन्होंने कहा कि रेटिकुलर सिस्टम जो है इसमें जब पेन होती है तो इसमें ऑटोमेटिकली जब पेन परसीव करते हैं तो फौरन से रिएक्ट हो जाता है कि जैसे हम किसी चीज से टच हुए हैं तो हमें फौरन पता चल गया कि ये हॉट थी, या कोई इंजरी हुई तो हमें फौरन पता चल गया कि कहीं जो है इंजरी हो गई है। तो ये इस तरीके से हमारे बिहेवियर से शो हो जाएगा कि हमें जो है पेन फील हो गई है, तो समथिंग इज रॉन्ग। ये क्या है, ये हमारे साइन सिम्टम स्टार्ट हो गए। दीज एरिया, नंबर 1 उन्होंने कहा कि रेटिकुलर सिस्टम, और नंबर 2 सोमैटोसेंसरी जो है कॉर्टेक्स, दीज आर इन्वॉल्व विद द परसेप्शन एंड इंटरपरसेप्शन ऑफ सेंसेशन। अब सोमैटो सेंसरी जो है कॉर्टेक्स, उससे नंबर 1 तो जो जैसे रेटिकुलर सिस्टम था इसमें फौरन से हमें पेन परसेप्शन का पता चल गया कि कोई हीट से हमारा हैंड टच हुआ तो हमें फौरन रिएक्शन हो गया, हम फौरन उसको हटाएंगे वहां से। दूसरी चीज जो सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स, इट इज इन्वॉल्व विद द परसेप्शन and interpretation of the sensation. It identify the intensity and type and location of pain sensation, and release the sensation to past experiences, memory and cognitive activity. अब जो है सोमैटो सेंसरी, इसमें तो सिर्फ रेटिकुलर सिस्टम में टच हुआ तो हमें फौरन पता चल गया, हमने अपना हाथ या जो भी एरिया टच हुआ उसको पीछे कर लिया। बट सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स में क्या हुआ, उसमें परसेप्शन एंड इंटर परसेप्शन जो है इंटरप्रिटेशन जो है वो हमें हम ऑफ सेंसेशन कि जैसे परसीव किया तो इंटरप्रिटेशन तो अंदर से हमें क्या फीलिंग हुई ऑफ सेंसेशन, एंड आइडेंटिफाई द इंटेंसिटी एंड टाइप ऑफ लोकेशन ऑफ द पेन सेंसेशन। तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि हमें पेन हुई, जो परसीव किया हमने, तो इंटरप्रिटेशन उसकी सेंसेशन जो हमें फील हुई उनसे हमें पेन की इंटेंसिटी और लोकेशन फील होगी कि किस जगह पे हमारे पेन हुई है और उसकी इंटेंसिटी क्या है। एंड रिलेट द सेंसेशन टू पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेमोरी एंड कोग्निटिव एक्टिविटीज। फौरन हमें पता चलेगा कि पास्ट में भी इस तरह का कोई पेन हुआ था और इसी वजह से हुआ था। हमारी मेमोरी अगर पास्ट में कहीं ये पेन हुई होगी तो हमें फौरन जो है वो मेमोरी मेमोरी में जो है एक्टिवेट हो जाएगा, हमें याद आ जाएगा। एंड कोग्निटिव एक्टिविटी, तो हमारा ब्रेन जो एक्टिविटी करेगा, फौरन ब्रेन में ये चीज मेमोराइज जो है वो हमें पता चल जाएगा कि इस तरह से पेन, अगर जिसको पेन हुई है उसको हुई या किसी और को भी पेन हुई थी तो उसको इंटेंसिटी ऑफ पेन जो है उस साइन सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे कि ये साइन सिम्टम इसी तरह के थे जब उसको इस तरह की शिद्दत की पेन हुई थी। बेटा आर यू विद मी, आर यू लिसन मी, ठीक है, एंड इज इट क्लियर?
मेरा लेक्चर आप लोगों को समझ आ रहा है जी। नेक्स्ट जो है हाँ जी, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशनल एंड बिहेवियर रिस्पॉन्सेस टू द पेन। इसमें जो है, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। तो इसमें जो है लिम्बिक सिस्टम में, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले रेटिकुलर सिस्टम में हमें पेन जो है वो परसीव हुई। जो सोमैटोसेंसरी है उसमें हमें पेन की इंटेंसिटी और पेन की जो है लोकेशन वो फील हुई। और लिम्बिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमोशनल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस टू द पेन। For example, attention, mood, motivation, and also with the processing pain and past experiences of pain. इसमें हमारे जो इमोशनल बिहेवियर्स होते हैं उनकी फीलिंग्स होती है कि हमारा इमोशनल पेन से हमारा रिएक्शन क्या हुआ, हम अटेंशन या मूड हमारा कैसे हुआ, हमने मोटिवेशन हमें इसकी तरफ से मिली है। एंड ऑल्सो प्रोसेसिंग पेन एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द पेन। पास्ट एक्सपीरियंस जैसे पेन के हुए थे तो हमने कोप किया था, किस तरह से कोप किया था इस पेन को, तो हमारा मूड कैसा था और उसकी मूड की जो है मोटिवेशन कैसे हमने की। तो मोटिवेशन मीन कि इस पेन को जो है कोप करने के लिए जो भी हमने करना वो, कि हम अपने माइंड को सेट करते हैं कि हाँ ये अगर कहीं कोई डैमेज हो गया, पेन हो रही है तो ठीक है। दूसरी चीज हमने को है उसकी जो है कोई हमारी काउंसलिंग कर रहा है या हमारे जो है मोटिवेशन कर रहा है या फिर हमारा मूड जो है वो सेट कर रहा है या फिर हम कोई पेन किलर ले रहे हैं, ये एक्स्ट्रा ये जो है फिर लिम्बिक सिस्टम में इस तरह से होता है। फिर मॉड्यूलेशन ऑफ पेन। The modulation of pain involves changing or inhibiting transmission of the pain impulses in the spinal cord। जिस तरह मैंने ये बताया ना इसमें आपको कि जैसे लिम्बिक सिस्टम वो पेन परसेप्शन के बाद एंड वाला सिस्टम है, जब हमें पेन जो है वो परसीव भी हो गई, उसकी इंटेंसिटी का भी पता चल गया, उसकी लोकेशन का भी पता चल गया, और फिर हमने उसके साथ कोप कैसे करना लिम्बिक सिस्टम में। और यही आगे मॉड्यूलेशन में चेंज होगी। मॉड्यूलेशन, the modulation of pain involves changing or inhibiting transmission of pain impulses in the spinal cord। अब मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, इनहिबिटेशन जो है पेन इम्पल्सिस को किया जाता है। अब अपनी स्लाइड में आपको स्टार्ट में बताया था कि जैसे ही हमारे कोई इंजरी या बर्न होता, पेन होती है, तो पेन जो है वो पेन इनहिबिटर्स जो है वो फौरन वहां पे एक्टिवेट हो जाते हैं और पेन ट्रांसमिशन ऑफ पेन इम्पल्सिस इन द स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में जो पेन होती है उसको जो है उसकी इम्पल्सिस को कम करने की कोशिश करती है, चेंज करने की कोशिश करती है। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो पेन इनहिबिटर्स होते हैं। पेन इनहिबिटर्स जो है वो हार्मोन्स अंदर से ही रिलीज होते हैं जो पेन की शिद्दत को कम करते हैं या इनहिबिट करते हैं। डिसेंडिंग इनहिबिटेशन इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ inhibitory neurotransmission that block or partially block the transmission of the pain impulses। और वो इनहिबिटर्स जो हैं वो जब इफेक्ट करते हैं और इनहिबिट करके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो थे जहाँ से पेन जो है प्रोड्यूस हो रही थी उनको या तो ब्लॉक करते हैं और पार्शली या फिर पार्शली ब्लॉक करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पेन इम्पल्सिस। अब ये उतने ही प्रोड्यूस होंगे इनहिबिटर्स अगर पेन की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली पेन जो है वो भी पेन जो है उसकी इंटेंसिटी 1 2 3 4 इस तरह से इसके नंबर्स होते हैं जो मैं आगे पेन स्केल्स भी आपको दिखाऊंगी। अगर पेन स्केल नंबर 1 या 2 पे है तो इन जो हमारे इनहिबिटर्स हैं वही उनको ब्लॉक कर देंगे और पेन का हमें फील नहीं होगा और हमें कोप कर सकेंगे हम।
अगर पेन की शिद्दत 4 तक है, 3 to 4 तक है, तो फिर हमारे पेन इनहिबिटर्स जो हैं वो हार्मोन्स रिलीज तो होंगे और उसको पार्शली ब्लॉक करेंगे। अगर वो ब्लॉक नहीं करेंगे तो पार्शली ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे किसको, पेन इम्पल्सिस को। दैट इनहिबिटर्स आर सेरोटोनिन, नॉरिफिन और नॉरफिन, फिरिन और नोरेड्रेनालिन जो है इसका सेकंड नेम जेनेरिक कह लें, न्यूरोटेंशंस एंड एसिटोकोलाइन और ऑक्सीटोसिन ये जो है सारे पेन इनहिबिटर्स हार्मोन्स है जो पेन की इम्पल्सिस को जो है इनहिबिट करेंगे। अब इन्हीं में से कुछ हार्मोन्स जो पेन की इम्पल्सिस भी करवाते हैं और पेन जो है उसको जो है ट्रांसमिट करने में भी इनमें से कुछ हार्मोन्स जो है वो यूज होते हैं। बट जब वो पेन की इम्पल्सिस पैदा हो जाती है तो यही हार्मोन्स और इसमें से कुछ चेंज हार्मोन्स के जैसे एसिटो एसिटो एसिटाइलो कोलिन जो है ये हार्मोन्स जो हैं ये एक्ट करेंगे। ऑक्सीटोसिन उसमें भी आया था, ऑक्सीटोसिन उसमें भी आया था और इसमें भी आया था और ये मोर रिलीज होंगे और पेन को इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे। और मैंने बताया कि ये पेन की परसेप्शन जितनी होगी उसके अकॉर्डिंगली इनहिबिट करेंगे। अगर 4 स्केल तक चला गया तो फिर ये पार्शली ब्लॉक करेंगे पेन इम्पल्सिस को, ये कंप्लीटली नहीं कर सकेंगे। मॉड्यूलेशन मीन के जो पेन इम्पल्सिस है वहाँ इनहिबिटर्स जो है वो पेन इम्पल्सिस को इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे और कुछ हार्मोन्स जिनके मैंने नेम दिए वो रिलीज होंगे और पेन इम्पल्सिस को जो इनहिबिट पार्शली और कंप्लीटली करने की कोशिश करेंगे। अब इस तरह से यही जो चीजें हैं मैंने आपको एक पिक्चर में बता रही हूँ कि नोसोसेप्टर्स जैसे आपको फिंगर नजर आ रही है, हैंड की फिंगर, इस पे ये डैमेज हुई है, ठीक है, नोक्शियस स्टिमुलाइज की हुई है। अब रिसेप्टर्स है ना इसमें, मैंने बताया था कि जो ब्रेन से रिसेप्टर्स आते हैं, नर्व्स आती हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई वो फाइबर्स की तरह पूरे जो है बॉडी में स्प्रेड हो जाती हैं, इवन के वो हैंड और नेल्स की उंगलियों के एंड तक चले जाते हैं, ठीक है। अब उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि हमारे एंडिंग जो है नर्व्स एंडिंग्स वो कहाँ तक स्प्रेड किए हुए हैं। तो ये जब नर्व्स एंडिंग जो है वहां पे उंगली के एंड पे जो है वो जो है स्टिमुलस हुआ, वो हुई नोक्शियस स्टिमुलाई हुई, तो रिसेप्टर्स वहां से जो है एक्टिवेट हो गए। वहां से एक्टिवेट हुए तो ए डेल्टा फाइबर्स एंड सी डेल्टा फाइबर्स आप देख रहे हो कि ए डेल्टा और सी डेल्टा फाइबर जो है वो हम डोर्सल जो है डोर्सल हॉर्न, दो जो डोर्सल हॉर्न है ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के से डोर्सल हॉर्न जो है ये आप जो आपको पिक दिखाई गई है ना, इस तरह से डबल एंड जो है डबल एंगल, इसको डोर्सल हॉर्न कहते हैं, डबल होता है। तो ये डबल होता है डोर्सल हॉर्न, ये परसीव कर रहा होता पेन को। तो ये जो पेन नोसिसेप्टर्स थे, नोक्शियस स्टिमुलाई हुई और ए डेल्टा फाइबर और जो है फाइबर सी से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड जो है डोर्सल रूट जो है गैंग्लियन जिसको कहते हैं, गैंग्लियन जो है डोर्सल हॉर्न के साथ एक गैंग्लियन जो एक ज्वाइंट टाइप बना होता है वहां तक पेन गई और वहां से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड में जाती है और पूरी स्पाइनल कॉर्ड में से स्पाइनल कॉर्ड एसेंडिंग जो है
ट्रैक्ट से होती हुई ये ब्रेन की तरफ चली जाती है, ठीक है। और इसमें जो है हाइपोथैलेमस और सेंट्रल कॉर्टेक्स में पेन जाती है। जैसे ही वहां पेन परसीव होती है तो वो फौरन स्टिमुलाई, उसका रिएक्शन होता है, पता चलता है कि पेन हुई है, और फौरन से ये जो है नोसिसेप्टर्स, ये फौरन ब्रेन को मैसेज किया इन्होंने। और जो जो मैंने बताया कि जहां से नोक्शियस स्टिमुलाई हुई, फिर ए डेल्टा फाइबर्स और सी डेल्टा फाइबर्स से होते हुए डोर्सनल हॉर्न से होते हुए डोर्सल रूट्स और गैंग्लियन से होते हुए स्पाइनल कार्ड से होते हुए ब्रेन स्टेम और हाइपोथैलेमस तक चले गए, ठीक है। अब जब थैलेमस तक चले गए तो फौरन एक रिएक्शन हुआ कि पेन हो गई है। तो इसको पेन कहते हैं कि पेन कैसे प्रोड्यूस हुई। और इसी तरह से ये जो है पेन रिसेप्टर है कि इसको जैसे मैंने बताया कि पेन जो है इनहिबिटर और ब्लॉक्स जो है, जैसे ही पेन के हार्मोन्स जो है प्रोड्यूस हुए और पेन परसीव हुई, आगे मैंने ट्रांसमिशन हुई और पेन ट्रांसमिशन मिशन के हार्मोन्स रिलीज हुए और पेन जो है वो परसीव हो गई। जैसे ही पेन परसीव हुई तो हमारे हार्मोन्स फिर एक्टिवेट हुए और वहां से बीटा ब्लॉकर्स जो है पेन की इम्पल्सिस को ब्लॉक करने के लिए उन्होंने एक्ट किया। अब ये सारे थी पेन की फिजियोलॉजी ऑफ पेन जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। अब आप लोग जो है इसकी फिजियोलॉजी ऑफ पेन जो है मैं आप लोगों को आज ही अपने लेक्चर जो है वो सेंड कर देती हूँ, ठीक है। अभी जो अभी लेक्चर के बाद ना मैं आपको अपना लेक्चर सेंड कर देती हूँ, ठीक है। आप वहां से उठा लेना, स्लैम से उठा लेना, ठीक है, वेबिनार के। तो आप मेरा लेक्चर भी पढ़ना और बुक को भी रिलेट करना। बुक में भी वही चीज है जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ। तो मैंने इजी करके की पॉइंट उठा के उसकी आपको जो है डिटेल बता दी है। तो अभी आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आप डायरेक्ट बुक पढ़ते तो फिर आपके लिए मुश्किल होना था। टाइप्स ऑफ पेन। अब टाइप्स ऑफ पेन क्या है? टाइप्स ऑफ पेन ने जी निदा, आपका बेटा जो मुझे मैसेज मिल रहा है इसमें आपने लिखा है कि पेन जब होती है तो वो मेडिसिन से ही ठीक होती है, अदरवाइज ठीक नहीं होती। जब हमें पेन होती है तो हमारे अंदर के जो बीटा ब्लॉकर्स हैं वो उस पेन जो है पेन रिसेप्टर जो पेन की इम्पल्सिस को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो हमें हमें हर वक्त मेडिसिन नहीं लेना पड़ती, हम अक्सर कोप करते हैं। हमें पेन की मेडिसिन उस वक्त लेनी चाहिए पड़ती है जब जो है पेन हमारी जो है 4 3 और 4 एंड तक पहुंच चुकी है। इसके मैंने पेन स्केल बताया था ना, 1 से 10 तक पेन स्केल होती है जो मैं आपको बताऊंगी। जब वो पेन जो है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर होती है। माइल्ड पेन को जो है हमारे बीटा ब्लॉकर्स जो है पेन की पल्सेस को ब्लॉक कर देते हैं, तो हमें किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। और मॉडरेट पेन को जो हमारे इंटरनली बीटा ब्लॉकर्स हैं वो पेन की इम्पल्सिस को ब्लॉक करते हैं, बट वो कंप्लीट ब्लॉक नहीं कर सकते क्योंकि पेन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो फिर हमें जो है मेडिसिन लेनी पड़ती है, ठीक है। फिर मेडिसिन तो लाजमी मेडिसिन बनी ही इसीलिए। इसी तरह डायबिटिक्स की एग्जाम्पल है। तो हमारे जब जो है जिसमें शुगर प्रोड्यूस होती है, जब हम कोई चीज खाते हैं तो वो ग्लूकोज में और शुगर में कन्वर्ट होती है, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उसके लिए जो है इंसुलिन फौरन एक्टिवेट होती है, अंदर से रिलीज होती है एक्टिवेट, जो उस शुगर को जो है हाई नहीं होने देती। अब जो है हमारे बॉडी का जो है शुगर लेवल वो नॉर्मल रखती है, 120 से नीचे नीचे रखती है, ठीक है। जो नॉर्मल शुगर लेवल है वो 120 से 170 तक है। अब 170 180 तक उससे जो है जैसे ही हम शुगर वाली कोई चीज खाते हैं या जो जो हम कोई भी
न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है शुगर में। तो फौरन से शुगर को कौन से जो है फौरन से हमारी जो इंसुलिन एक्टिवेट हो जाती है, हमारे पैंक्रियाज जो है वो फौरन इंसुलिन रिलीज करते हैं, तो उसको पैरेलल रखने के लिए। इसी तरह से जब शुगर उस वक्त होती है जब उसकी शिद्दत ज्यादा हो जाती है और हम जो है अपनी डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे होते, और डाइट कंट्रोल नहीं करते होते और हमारे पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन बना बना के जो है कंप्रोमाइज हो जाता है, और एक टाइम वो पूरी जो है इंसुलिन बना नहीं पाता, और उसने तो उतनी नेचुरली बनानी होती है ना जितनी हम डाइट ले रहे हैं। अगर हम 10 चम्मच शुगर के खा लेते हैं, ओवर डाइट लेते हैं, तो वो फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। यही एग्जाम्पल जो हमारी पेन की इंटेंसिटी की है, ठीक है। अगर पेन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है तो हमारे अंदर से बीटा ब्लॉकर जो है वो पेन की शिद्दत को कम नहीं फिर कर पाते, कोप नहीं कर पाते। ठीक हो गया। अब मैं आगे चलती हूँ टाइप्स ऑफ पेन। टाइप्स ऑफ पेन में भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स ड्यूरेशन, इट्स लोकेशन और सोर्स, its mode of transmission और its etiology। अब देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ पेन में एक्यूट पेन बताया गया है। एक्यूट पेन इज जनरली रैपिड इन ऑनसेट एंड वेरीज इन इंटेंसिटी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। ठीक है। अब एक्यूट पेन क्या है? इज जनरली रैपिड इज ऑनसेट, जो फौरन जो होती है ना एकदम, और वो शिद्दत से पेन होती है। ऑनसेट ऑफ पेन दैट इज कॉल्ड एक्यूट पेन, वेरीज इन इंटेंसिटी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। माइल्ड और सीवियर भी हो सकती है, और ऑनसेट ऑफ पेन जो स्टार्ट है पेन का दैट इज कॉल्ड एक्यूट पेन। It is protective in nature, that is, it warns the initial of tissue damage or organic disease. After its underlying cause is resolved, acute pain disappear. It should end once healing occur. Cause of acute pain include uh, pricked finger, pricked finger or sore throat. एक्स्ट्रा इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए। अब इन्होंने कहा कि जो पेन जो स्टार्ट की पेन होती है ना, जैसे ऑनसेट ऑफ द पेन, इट इज कॉल्ड एक्यूट पेन, और ये सीवियर और जो है माइल्ड भी हो सकती है। अब इन्होंने कहा कि कोई टिश्यू डैमेज हो जाए, ऑर्गेनिक डिजीज हो जाए, या एनी अंडरलाइंग काज एक्यूट पेन जो है। अब कुछ ऐसी पेन्स होती हैं जो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। अब डिसअपियर जब को जैसे कोई इंजरी हुई है तो उस इंजरी को जो है हमने एक तो पेन किलर दे दिया, और दूसरा इंजरी से मुराद मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, एनी सर्जरी, तो उसकी पेन होगी, हमने सर्जरी को जो है स्टिच कर दिया और वो हीलिंग की तरफ चली गई, और 2-3 दिन के बाद उस सर्जरी की पेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि उस वूंड को हमने जो इंजरी कह लें, वूंड कह लें, उसको हमने जो है स्टिच कर दिया, उसको हमने जो है रिकवर कर दिया एंड पेन किलर दे दिया, और पेन किलर से 2 या 3 दिन के अंदर वो पेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह टिश्यू डैमेज कोई भी एंड अंडरलाइन काज ऑफ एक्यूट पेन डिसअपियर ये बता दिया। और कुछ काजेस ऐसी होती हैं जिसमें उन्होंने कहा कि डिसअपियर हो जाती है एक्यूट पेन। अब ये एक्यूट पेन मैंने आपको सर्जरी की एग्जांपल दी, तो वो डिसअपियर हो गई, दोबारा कभी नहीं होगी। इट शुड एंड वंस हीलिंग अकर, तो ये एक दफा बस इसको हील होने की जरूरत होती है। या हमारे कोई कट, नाइफ का कट लग जाता है तो वो हील हो जाती है। फिर काजेस ऑफ एक्यूट पेन इंक्लूड जो है प्रिक फिंगर को प्रिक हो गया किसी भी वजह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिरिंज जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो मोस्टली जो है प्रिक हो जाता है, नीडल लग जाती है, तो जिसकी पेन जो है इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, लेकिन हम कोप कर जाते हैं कुछ देर के बाद या 1-2 दिन के बाद वो डिसअपियर हो जाती है। नो नीड फॉर एनी मेडिकेशन। और सोर थ्रोट भी इसी तरह से।
अब सोर थ्रोट की भी इंटेंसिटी ऑफ पेन होती है इसमें। अगर तो माइल्ड, इसमें माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर सोर थ्रोट होता है। अगर माइल्ड है तो जरूरत नहीं है, मॉडरेट भी है तो हम वो कर सकते हैं। अगर सीवियर सोर थ्रोट हो गया तो हमसे कोप नहीं होगा, फिर जो है सीवियर इन्फेक्शन और सीवियर पेन होती है, तो फिर हमें जो है एंटीबायोटिक के साथ साथ पेन किलर मस्ट लेना पड़ेगी, तो फिर हमारी पेन जो है उसकी इंटेंसिटी कम होगी। फिर क्रोनिक पेन है बेटा। क्रोनिक पेन जो है इस पेन दैट में बी लिमिटेड, इंटरमिटेंट और परसिस्टेंट बट दैट लास्ट बियॉन्ड नॉर्मल हीलिंग पीरियड। अब क्रोनिक पेन जो है वो जो मोर देन 3 मंथ और मे बी मोर देन जो है वो 6 मंथ तक पेन कंटिन्यूसली होती रहती है, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन जो है किसी मिनिमम जो है 3 मंथ से ज्यादा हो जाए, मिनिमम 3 मंथ से ज्यादा, फिर 6 मंथ से ज्यादा हो जाए, कोई ऐसी डिजीज या ऐसा ऑर्गन टारगेटेड हो गया जिससे पेन होगी, तो वो क्रोनिक पेन कहलाएगी, ठीक है, जो 3 महीने तक ठीक नहीं। इसमें एग्जाम्पल उन्होंने दी है malignant पेन एंड नॉन malignant। अब malignant कैंसर को बोलते हैं, कैंसर की पेन जो होती है when the etiology is known, progressive disappear or whose tissue injury is healed। अब chronic pain जो है नॉन malignant पेन, ठीक है। अब इसमें जो टिश्यू इंजरी हील हो चुकी है, फॉर एग्जांपल इसका ऑपरेशन हो गया है और इंजरी जो है वो हील हो चुकी है, तो ये बट इसकी जो है पेन फिर भी हो रही है, ठीक है, नॉन malignant पेन, और ये पेन जो है मोर देन 3 मंथ, मोर देन 6 मंथ जो है होती रहती है। दूसरी जो है इंट्रा एक्टेबल पेन, when pain is resistant to therapy and persistent to despite a variety of interventions। कुछ पेन ऐसी होती है जो क्रॉनिक ही है, ठीक है, और एक तो malignant और नॉन malignant पेन, malignant कैंसर की वजह से, एंड नॉन malignant पेन जो है chronic पेन जो है, malignant pain was associated with cancer or other life-threatening condition or progressive disorders। malignant या इस तरह की life-threatening disease की वजह से जो पेन होगी और वो continuously more than 6 month होती रहेगी, that is called chronic malignant pain। और नॉन malignant पेन को कि कुछ जो है malignant like ग्रोथ हो चुकी होती है बट वो malignant नहीं होती, उसको हम क्या करते हैं, उसकी सर्जरी करके जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है उसको निकाल के वो हील हो जाता है। लेकिन वहां भी जो है वहां भी पेन होती रहती है, इसको हम क्रोनिक नॉन malignant पेन कहते हैं, ठीक हो गया। तीसरी चीज जो है इंट्रा एक्टेबल पेन, when pain is resistance to therapy and persistent to despite a variety of intervention। कि पेन हो रही है उसको कोई इंटरवेंशन, कोई मेडिकेशन देने से या कोई थेरेपी देने से। अब थेरेपी मीन जो है एक तो मेडिकेशन थेरेपी और दूसरी चीज जो है हॉट बॉटल जो है वो थेरेपी या कोई रेडिएशन जैसे malignancy के लिए इस टाइप की कोई भी हम इंटरवेंशन करेंगे जिससे पेन ठीक हो। अब ये भी जो है क्रोनिक जो है पेन की टाइप ही है। अब कंपैरिजन ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक पेन, बेटा आपकी मैं एक दफा अटेंडेंस ले लूं, 40 मिनट हो गए तो हमें 5 मिनट पहले भी छोड़ना पड़ता है, ठीक है, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ आप लोगों की, तो अटेंडेंस लेके अगर टाइम बचा तो ठीक है, नहीं तो कल मेरा लेक्चर है, कल मैं फिर यहाँ से कंपैरिजन ऑफ जो है एक्यूट एंड क्रोनिक पेन से दोबारा ले लूंगी, क्योंकि हमें जो है इसको भी अपडेट रखना होता है जो आपकी अटेंडेंस है।
स्टूडेंट्स आपकी अटेंडेंस होगी। ओके, अल्लाह हाफिज, मेरी तरफ से टेक केयर। ठीक है, अब मैं आपको जो है कंपैरिजन ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक पेन जो है वो पढ़ाऊंगी। टुडे ओनली 35 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब इतने कम 15 स्टूडेंट जो हैं वो गायब हैं और कुछ स्टूडेंट जो है वो सिर्फ अटेंडेंस पे अपीयर होते हैं। मैं अटेंडेंस आप लोगों की देख रही हूँ, आप लोगों की मैं अटेंडेंस देख रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ जो है वो अटेंडेंस पे ही आते हैं। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, टेक केयर।